52.5 तोले चांदी को स्टैंडर्ड लेना है, उसकी मालियत मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। अब किसी के पास सोना हो सिर्फ तो वो बात कर दी, सिर्फ चांदी हो वो बात कर दी, सोना या चांदी या सोने के साथ कोई और जिन्स या चांदी के साथ कोई और जिन्स या ये दोनों ना हो, माल तिजारत या वो सारी चीज़ें जो अभी हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए निसाब की जो लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट है, निसाब जो है वो 52.5 तोले चांदी है, उसकी मालियत को लेना है। ये बात साहिब निसाब की हमने कर दी। ये G1 है, जो हमने अगर पम्फलेट पे देखें हैं तो G1 उसके ऊपर लिखा हुआ था। अब अगर किसी के पास इतनी मालियत है, वो बैठता है आज के दिन में वो बैठ के यकम रमज़ान है, यकम रमज़ान को बैठता है और बैठ के ये सारे काम करता है, उसे पता चलता है कि मैं साहिब निसाब बन चुका हूँ। तो क्या आज ही उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी? नहीं। ज़कात की फ़र्ज़ियत का होना और साहिब निसाब होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। साहिब निसाब बंदा उसी दिन हो गया जिस दिन उसने ये कैलकुलेशन की और उसे पता चला कि उसके पास नेट असासे वो 52.5 तोले चांदी की मालियत से ज़्यादा हैं, वो साहिब निसाब बन गया। अब इस साहिब निसाब की तारीख से, यानी यकम रमज़ान 1444 से मिसाल के तौर पे अगली यकम रमज़ान 1445, यानी एक कमरी साल ये जब गुजर चुका तो फिर वो बैठ के यही कैलकुलेशन करेगा जो आज के दिन में की है। इन दोनों सालों के दरमियान अगर निसाब का जो मालियत है वो कम या ज़्यादा होती गई, असासे कम या ज़्यादा होती गई, उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि इस साहिब निसाब होते हुए एक साल जब गुजर गया तो उस पर देखा जाएगा कि अब क्या फिर मैं साहिब निसाब हूँ उस साल के बाद। अगर फिर भी आप साहिब निसाब हैं तो अब जितनी मालियत आपकी बनेगी काबिल ज़कात नेट असासों की, उसके ऊपर आप 2.5% अदा करेंगे। ये जो बात मैंने की इसको आप ये देखें कि कमरी तारीख G2 जो मैंने कहा था G1 और G2 में है कि सबसे पहले ज़कात फ़र्ज़ होने की कमरी तारीख का तयन कर लें, जो साहिब निसाब बनने के एक कमरी साल के बाद होती है। इस तारीख को मिल्कियत में मौजूद काबिल ज़कात असासों की मार्केट रेट के मुताबिक मालियत का तयन कीजिए। तो फ़र्ज़ होने की, साहिब निसाब होने की तारीख़ नोट कीजिए, आप कब साहिब निसाब बन गए, इसके एक कमरी साल के बाद दोबारा ख़ुद को देखिए क्या फिर भी आप साहिब निसाब हैं। तब जो ज़कात एबल एसेट्स बनेंगे, नेट ज़कात एबल एसेट्स, उनके ऊपर 2.5% अदा कीजिए। ये एक ग्राफ है जो बताता है कि सोना और चांदी, नकदी माल, तजारती माल वगैरह की मालियत, साहिब निसाब और ज़कात फ़र्ज़। देखें यकम रमज़ान 1443 को एक बंदा साहिब निसाब था। ये नीली लाइन है, ब्लू लाइन, ये निसाब लिमिट है जो कि 52.5 तोले चांदी की है। एक बंदा था, उसके पास काबिल ज़कात नेट असासे, ये सुर्ख लाइन जो ऊपर नीचे हो रही है, ये टच कर रही थी निसाब को, ज़कात की लिमिट को। ये अब साल गुजरना शुरू हुआ है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब यकम रमज़ान 1444 आ गया तो पूरा कमरी साल गुजर गया। इस कमरी साल के बाद फिर वो बैठा, उसने देखा कि आज मेरे पास ज़कातेबल एसेट्स कितने हैं, उसे पता चला निसाब से ऊपर है। तब की 52.5 तोले चांदी की मालियत, तब उसने जो मालियत उसकी टोटल में बनेगी वो होगा C। याद है आपको, A माइनस बी इज इक्वल टू C, जिसके ऊपर 2.5% लगाना होता है वो बन जाएगा, जिसके ऊपर वो 2.5% अदा करेगा। यहाँ 2-3 बातें हैं जो इस स्लाइड से ही समझ आ रही हैं। एक ये कि इस सारे सिलसिले में ये नहीं देखा जाता कि जो माल है या जो चीज़ है, प्लॉट है या कोई चीज़ है, उसके आने से एक साल गुजर चुका है, नहीं। याद रखिए, क्या देखा जाता है, साहिब निसाब होते हुए एक साल गुजर चुका हो। यानी ये मुमकिन है कि एक दिन पहले कोई ऐसी चीज़ आई है, कोई ऐसा एहसास आया है जो ज़कात जिस पर लगती है, उसको एक दिन गुजरा, भी साल नहीं गुजरा, एक दिन गुजरा है, लेकिन वो डेट, वो तारीख आ गई है जिस दिन साहिब निसाब होने की मैंने कैलकुलेशन करनी है, हिसाब करना है, तो वो उस एहसासे में चूँकि शामिल हो गया, अब उसके ऊपर भी ज़कात अदा करना होगी। तो ये बहुत अहम बात है, जो एक ख़ास बात। दूसरी ख़ास बात इसमें यह है कि ये कमरी साल इसमें गुजरना चाहिए। अब बड़े बड़े इदारे हैं या कुछ लोग हैं जो शमसी साल के एतबार से अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, अपने ऑफिशियल अफेयर्स को क्लोज़ करते हैं, कट ऑफ लगाते हैं जिसको हम कहते हैं। तो वो जो है 365 दिन को रखते हैं। उस केस में क्या किया जाए, तो उसमें उलमा हजरात ने ये गुंजाइश दी है कि फिर आप 2.5% नहीं बल्कि 2.58% लगभग, वो अगर आप शमसी साल को फॉलो करते हैं तो उस परसेंटेज पर आप ज़कात को बना लिया करें। ये कैसे हुआ, 2.5% को
355 355 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 365 से, तो जो परसेंटेज बनी वो 2.58 बनी, यानी 2.5% से थोड़ी सी ज़्यादा। ये एक एडजस्टमेंट है जो दिनों के एतबार से की गई है। हमने ना शरई एतबार से रेट को चेंज किया, 2.5% कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये उसूल है दीन के अंदर, ये असल है, फ़रा नहीं है, ये फ़रो नहीं है, असल है, इसलिए इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये 2-3 बारीकियां थीं जो हमने इस G1 और G2 में हम लोगों ने देख ली। अब आप अगर गौर करें तो ये A1 शुरू हो चुका। मैं एक दफ़ा रोक के तो आपको दोबारा लेके जाता हूँ कि ये G1, G2 और A2 में क्या कर रहा हूँ, और इसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस एतबार से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये G1, G2, A1, A2 ये क्या चीज़ है। तो ये ज़कात कैलकुलेशन का जो हैंड बिल है ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इसको अगर आप गौर करें तो इसमें ये यहाँ लिखा हुआ है G1 साहिब निसाब, इस पर हमने बात कर दी कौन होता है साहिब निसाब। उसके नीचे लिखा हुआ है G2 यानी कमरी तारीख़, ये जो साल का गुजरने वाली शर्त होती है ये होती क्या है, इस पर हमने बात कर ली। अब अगर आप गौर करें तो आगे हम शुरू कर रहे हैं ज़कातेबल एसेट्स एंड वैल्यूएशन, काबिल ज़कात असासे और मालियत, ये A है। इसमें A1 जो है इसको अब हम शुरू कर रहे हैं। याद रखिए हमारी मंजिल ये वाला गोशवारा है, ये गोशवारा जिसमें A आ रहा है और B आ रहा है, और फिर A में से B को निकाल के हमने C निकालना है और इसके ऊपर 2.5% हमने लगाना होगी जो कि ज़कात हमारी बनेगी। तो G1 और G2 के बाद A, और A में A1 हम शुरू करने लगे हैं। अब स्लाइड्स पे अगर आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि A1 क्या है, सोना और चांदी। बड़ा आसान काम है इसके अंदर। किसी के पास अगर सोना है तो A1 में वो लिखेगा, कौन सी मालियत लिखेगा, सोना जेवर की सूरत में है अगर तो उसमें से वेस्टेज जो काट होती है, वो जो मिलावट होती है उसको निकालना होता है। उस मिलावट को निकाल कर जो बाकी मानदा कीमत बचे, मालियत का सोना बचे, वो मालियत आपने A1 के अंदर लिखना होगी। सोना और चांदी पर ज़कात के एतबार से बस इतनी बात ध्यान रखिए कि इसमें से वेस्टेज को निकालना चाहिए पूरे सोने की मालियत के ऊपर। अब सोना मुख्तलिफ कैरात का होता है, और जो कैरेट्स होते हैं वो अखबार में भी मिलते हैं, मार्केट के अंदर भी होते हैं। अमूमन जो 24 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरात का, वो ईंट की शक्ल में होता है, ब्रिक। तो वो जो खालिस होता है उसमें काट या मिलावट नहीं होती, तो उसको आप उसी मालियत जो उसकी मार्केट में हो उस एतबार से करेंगे। जिस कैरेट का सोना आपके पास है उस कैरेट की मालियत उसके ऊपर लगानी होती है। वेस्टेज कितनी है इसके लिए आप जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि कितनी वेस्टेज है। जितनी वेस्टेज हो उसको निकालना है। फार्मूला स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जो वज़न बने उसको ज़रब दें 100 से, अगर 10% वेस्टेज है तो डिवाइड कर दें 110 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जो अमाउंट बनेगी उतने के ऊपर आपने सोने की वैल्यू को A1 में ले लेना है। अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर क्या कुछ मुबाहिस उलमा के अंदर चल रहे हैं, तो एक फ़िक्र ये है जो मैंने ख़ुद सुनी, उनकी राय के मुताबिक जो घरेलू इस्तेमाल ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं सोना, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जो हमारे पैफो के लोग हैं और जो बहुत बड़ी तादाद जमहूर उलमा है, तकरीबन बाकी सारे, उनका ये कहना है कि सोने के ऊपर इस्तेमाल में हो ना हो, जब भी उसके ऊपर जिसकी मिल्कियत में वो है ज़कात उसको अदा करनी होगी, भले वो इस्तेमाल भी कर रहा हो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 औरतें आईं, उन्होंने कंगन पहने हुए थे सोने के। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि क्या आपने इन कंगन के ऊपर ज़कात अदा कर दी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़कात अदा कर दीजिए कि ऐसा ना हो आपको क़यामत के दिन आग के कंगन पहनाए जाएँ। अब वो इस्तेमाल कर रहे थे, ये इसमें एक अहम बात थी। तो इसका जवाब यानी आप कह लीजिए कि वो ये है कि सोने के ऊपर बहरहाल ज़कात है। तो जो 7.5 तोले से ज़्यादा हो, कम हो तो किस सूरत में ज़कात हो सकती है, ये बात हम सारी वजाहत के साथ बयान कर चुके हैं। जो डायमंड या जो हीरा होता है और या जो नग लगे होते हैं जेवर के ऊपर, उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। डायमंड एक कीमती धात है, हीरा इसी तरह से बहुत कीमती है। जो बरसग़ीर पाक व हिंद के जमहूर उलमा हैं, इनके नज़दीक डायमंड, हीरा, इनके ऊपर ज़कात नहीं होती, जबकि अल्लामा यूसुफ करदावी की राय के मुताबिक डायमंड के ऊपर भी ज़कात होनी चाहिए और होती है। इसको भी आप A1 के अंदर लेंगे उनके ख्याल के मुताबिक। दलील उनकी जो है वो ये है कि नबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कीमती घोड़ों के ऊपर उन्होंने ज़कात लगा दी थी जो उस वक्त की ज़रूरत थी।
تو ڈائمنڈ بڑا قیمتی ہے، یہ رسک موجود ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ڈائمنڈ کے اس طرف چلا جائے۔ ہم اس کے اخلاقی پہلو پہ بات نہیں کر رہے کہ انسان کو یہ، مسلمان کو یہ سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتے ہیں، آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ لیکن چونکہ یہ اسلامک سوشو اکنامک سسٹم کا ایک پلر بھی ہے زکوٰۃ، اس لیے کچھ قانونی باتیں بھی اس کے اندر ہیں۔ تو علامہ یوسف قرضاوی کی رائے کے مطابق ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہونا چاہیے، جبکہ بہت بڑے بڑے علماء جو جمہور علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر سٹینڈ الون زکوٰۃ نہیں ہے، ڈائمنڈ پر، ہیرے پر، جب تک کہ یہ مال تجارت نہ ہو۔ مال تجارت ہو جائے، اگر اس میں انسان بزنس کر رہا ہے تو پھر تو اس کا تعلق بالکل دوسرا بن جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ بالکل دوسرا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مال تجارت بھی نہیں ہے اور کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور باریکی جو کہ زیور کے کیس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر خواتین اپنے بچوں کے لیے زیور رکھ دیتے ہیں، اور وہ 7.5 تولے سے کم ہو، زیادہ ہو، وہ یہ سوچتی بھی نہیں۔ تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ تو وہ بچی چونکہ جس کو گفٹ دے دیا گیا وہ نابالغ ہوتی ہے، تو علماء اس میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ باریکیاں اس کے اندر، بہت سختی ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر اپنی بچی کے لیے زیور رکھ لیا ہے والدہ نے، تو والدہ کہے کہ یہ تو بچی کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بچی کو اگر دیا تو وہ زیور پھر والدہ استعمال نہیں کر سکتی۔ بچی جب بڑی ہو تو پھر وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گی اور اپنی کیلکولیشن کرے گی جب بالغہ ہو جائے گی تو۔ لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جیسے مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ، وہ رسائل و مسائل کے اندر لکھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ نابالغ بچی جو ہے اس کے پاس کوئی بھی مالیت ہو، سونے سمیت کوئی بھی چیز ہو، تو اس کا جو گارڈین ہے اس کا کام بنتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے اسی کے مال میں سے۔ تو یہ اس کے جو باریکی تھی اس مسئلے کے اوپر، وہ بھی ہم نے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ تھا A1۔